आज बात करते हैं एक ऐसी साइंटिफिक मिस्ट्री की, एक ऐसा केस जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। भटकते महाद्वीपों का मामला। कभी दुनिया का नक्शा देखकर सोचा है, ये जो महाद्वीप हैं, ये महासागर, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम जिस दुनिया को देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, और हाँ, भविष्य में भी ऐसी नहीं रहेगी। इस पूरी पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो मिलता है अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ। जरा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारों को गौर से देखिए। ऐसा नहीं लगता जैसे ये जिक्सॉ पजल के दो टुकड़े हैं जो एक दूसरे में एकदम फिट हो जाते हैं? बस यही वो एक ऑब्जर्वेशन थी जिसने एक बहुत बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। तो इस पड़ताल में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले एक बेचैन ग्रह की बात करेंगे, फिर वैगनर के बहते महाद्वीपों के सिद्धांत को समझेंगे। इसके बाद महासागर से मिले सुरागों और प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रांति पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में भारत के जबरदस्त टकराव की कहानी जानेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ये जो महाद्वीपों के खिसकने का आइडिया है ना, ये उतना भी नया नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। देखिए, 1596 में पहली बार ये ख्याल किसी के मन में आया, लेकिन इस ख्याल को एक प्रॉपर थ्योरी बनने में आप सोचिए लगभग 350 साल लग गए, 1967 तक। ये लंबा गैप ही बताता है कि ये आइडिया अपने वक्त से कितना आगे था। अब आते हैं हमारे मेन साइंटिफिक डिटेक्टिव अल्फ्रेड वेगेनर पर। कमाल की बात यह है कि वे एक जर्मन मौसम विज्ञानी थे, कोई जियोलॉजिस्ट नहीं, और उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी परिकल्पना पेश की जिसने भूविज्ञान की पूरी दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। वेगनर के सिद्धांत का दिल था पैंजिया मतलब सारी जमीन। उनका कहना था कि आज हम जितने भी महाद्वीप देखते हैं ना, वो सब कभी एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, और ये विशाल जमीन का टुकड़ा एक ही महासागर से घिरा था जिसका नाम था पैंथालसा, मतलब सारा पानी। वेगनर का सबसे पहला और सबसे सीधा सबूत तो वही था जो सदियों पहले भी देखा गया था, अटलांटिक के दोनों तरफ के महाद्वीपों का एक दूसरे में फिट होना। ये इतना परफेक्ट फिट था कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन वेगनर सिर्फ नक्शे पर ही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया भर से सबूतों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका में अरबों साल पुरानी चट्टानें एक जैसी हैं, कैसे ग्लेशियर के निशान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत सब जगह मिलते हैं, और सबसे बड़ा सुराग मेसोसारस जैसे छोटे जानवर जो तैर भी नहीं सकते थे, उनके फॉसिल्स हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग महाद्वीपों पर कैसे मिले। इसका तो एक ही जवाब हो सकता था कि ये महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे। वेगनर के पास सबूत तो बहुत थे, लेकिन उनके केस में एक बहुत बड़ी कमी थी, मोटिव। मतलब अगर महाद्वीप खिसकें तो उन्हें धकेलने वाली ताकत कहाँ से आई? और इसका जवाब उनके पास नहीं था। और यही वो सवाल था जिसने वेगनर को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को हिलाने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत चाहिए होगी। ये एक वाजिब सवाल था, और यहीं पर वेगनर का सिद्धांत कमजोर पड़ गया। वेगनर ने दो फोर्सेस का सुझाव दिया, एक तो पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला फोर्स, और दूसरा सूरज और चांद का खिंचाव। लेकिन उस वक्त के वैज्ञानिकों ने जब हिसाब किताब लगाया तो पाया कि ये दोनों ही फोर्सेस इतने बड़े काम के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर थे, बहुत ही कमजोर। और इसी एक कमी की वजह से उनकी पूरी थियरी को लगभग खारिज कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1930 के दशक में आर्थर होम्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर मेंटल में लावा खौल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पतीले में पानी उबलता है, और शायद यही उबलता लावा ऊपर की जमीन को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। ये वो आइडिया था जो दशकों बाद इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दौर में नई टेक्नोलॉजी, खासतौर पे सोनार, ने इंसानों को पहली बार समुद्र की गहराइयों में झांकने का मौका दिया। एक ऐसी दुनिया जो अब तक एक रहस्य थी, और वहां जो मिला उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली बात, समुद्र का तल सपाट नहीं था। वहां तो पानी के नीचे पहाड़ों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं थीं जिन्हें मिड ओशियानिक रिजेस कहा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात,
समुद्र तल की चट्टानें महाद्वीपों के मुकाबले बहुत बहुत नई थीं। रिज के पास की चट्टानें एकदम ताज़ा थीं और जैसे जैसे दूर जाते वो पुरानी होती जातीं। ये एक ऐसा सुराग था जिसे अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। फिर 1961 में हैरी हेज ने इन सारे सुरागों को जोड़कर एक थियरी दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उन्होंने कहा कि इन मिड ओशियानिक रिजेस से लगातार नया लावा निकल रहा है जो नई जमीन बना रहा है और पुरानी जमीन को दोनों तरफ धकेल रहा है। मतलब समुद्र का तल एक विशाल जियोलॉजिकल कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो लगातार फैल रहा है। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ गईं। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन और हैरी हेज का सागर नितल विस्तार, ये दोनों एक ही बड़ी तस्वीर के दो हिस्से थे और इस तस्वीर को नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स। तो असल में सिर्फ महाद्वीप नहीं खिसक रहे हैं, बल्कि पृथ्वी की जो पूरी ऊपरी कठोर परत है ना, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई हैं। इन्हें ही हम प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेट्स नीचे के गर्म पिघले हुए मेंटल पर किसी नाव की तरह तैर रही हैं, घूम रही हैं। महाद्वीप तो बस इन प्लेटों के ऊपर बैठे हुए यात्री हैं। हमारे पृथ्वी की सतह 7 बड़ी प्लेटों और कई छोटी प्लेटों से बनी एक विशाल पहेली जैसी है। ये प्लेटें हमेशा चलती रहती हैं और इनकी यही हलचल भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों के बनने की असली वजह है। ये प्लेटें 3 तरीकों से इंटरैक्ट करती हैं। या तो वे एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे से टकराती हैं, या फिर एक दूसरे के साथ साथ फिसलती हैं। पृथ्वी पर होने वाली लगभग हर बड़ी भूगर्भीय घटना इन्हीं बाउंड्रीज पर होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया की जबरदस्त ताकत को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही ड्रामेटिक उदाहरण देखते हैं, हमारे अपने भारतीय प्लेट का सफर। करोड़ों साल पहले की बात है। भारत एक द्वीप था जो अंटार्कटिका के पास से उत्तर की तरफ अपनी एक लंबी यात्रा पर निकला था। ये कोई धीमी यात्रा नहीं थी, ये बहुत तेज थी। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले इसकी यूरेशियन प्लेट से सीधी टक्कर हुई। ये कोई आम टक्कर नहीं थी, ये 2 महाद्वीपों का एक महाटकराव था जो आज भी जारी है। इसी टक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया और ये प्रोसेस आज भी रुका नहीं है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया के नीचे घुस रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। हमारा ग्रह शांत नहीं है, ये एक जिंदा बदलता हुआ ग्रह है। अगर अतीत में महाद्वीपों ने इतना लंबा सफर तय किया है, तो जरा सोचिए, आज से 5 करोड़ साल बाद पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा।